दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। बिलाशुबा अमेरिका एक इंतहाई ताकतवर मुल्क है और इसकी मईशत दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, लेकिन इस इकॉनमी के पीछे कमज़ोर और गरीब ममालिक के इस्तेहसाल की दास्तानें भी छुपी हुई हैं। वो गरीब ममालिक जिनके वसाइल को अमरीकी साम्राज्य ने कभी मक्कारी से तो कभी बदमाशी से इंतहाई बेदर्दी से लूटा है। यानी वसाइल की लूट खसूट से अमेरिका तो ताकतवर होता चला गया, लेकिन इन ममालिक के गरीब अवाम आज भी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दोस्तों, अमरीकी मुआशी हथकंडों पर से अमरीका ही के एक माहिर मईशत जो खुद इस सारे खेल का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने एक एतराफ़ी किताब में पर्दा उठाया है। इस वीडियो में हम उन एतराफ़ात का जायज़ा लेंगे। दोस्तों, जॉन पर्किंस एक माहिर मईशत हैं जो 1945 में अमेरिका में पैदा हुए। जॉन पर्किंस ने 2004 में द कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन के नाम से एक किताब लिखी। इस किताब ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इसमें उन्होंने अमेरिका में जारी अंदरूनी साजिशों और प्लानिंग्स को बेनकाब किया और बताया कि किस तरह अमेरिका गरीब ममालिक को कर्जे देकर इन्हें ब्लैकमेल करता है। पर्किंस ने जब 1971 में एक प्राइवेट अमेरिकी कंसल्टेंट कंपनी मेन की मुलाजमत इख्तियार की, तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अब वो एक आम इंसान से एक इकोनॉमिक हिटमैन बन चुके हैं। इकोनॉमिक हिटमैन का उर्दू तर्जमा मुआशी ज़रबे कार बनता है। इसे मईशत का शिकारी या कातिल भी कहा जा सकता है। ये लोग असलहा इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये गरीब और पसमानदा ममालिक को झूठे ख्वाब दिखाकर कर्जे देते हैं। अगर ये ममालिक कर्जे ना लें तो फिर हिटमैन अपना काम दिखाते हैं, जो अमरीकी हुकूमत के कहने पर इन ममालिक में बदअमनी और फसाद पैदा करते हैं। पर्किंस को नौकरी की ट्रेनिंग के दौरान ही बावर करवा दिया गया कि ये काम इंतहाई खुफिया है और वो अपने घर वालों को भी अपने काम के बारे में नहीं बताएंगे। जॉन पर्किंस कहते हैं कि मेरी कंपनी में और बहुत से मुलाजिम थे। मेरे पूछने पर मुझे बताया गया कि ये लोग इंजीनियर्स हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि इन लोगों के पास कोई सामान और आलात नहीं होते थे, वो आलात जो आम तौर पर इंजीनियर्स के पास होते हैं। जॉन पर्किंस के मुताबिक दूसरे ममालिक पर अपनी बालादस्ती कायम करना और इनके वसाइल को नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करना अमेरिका का पुराना वतीरा है। इस मकसद के हसूल के लिए मुख्तलिफ अदवार में अमरीकी हुक्मरानों ने मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए हैं। किसी ज़माने में अमरीका हथियार और अपनी फ़ौज की मदद से इन मकासद का हसूल चाहता था, लेकिन फिर अमेरिका ने इकोनॉमिक हिटमैन का इस्तेमाल शुरू किया। इकोनॉमिक हिटमैन अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज में आला ओहदों पर भर्ती किए जाते हैं। इन कंपनीज को अमरीकी हुकूमत और CIA की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होती है और इनका काम मुआशी तज्ज़िये और मनसूबाबंदी करना होता है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि एक अमरीकी एजेंसी पाकिस्तान का दौरा करती है और एक प्लान पेश करती है कि अगर इस जगह पर पुल बना दिए जाएं तो इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों, ये मंसूबा जितना आसान लग रहा है, असल में वैसा है नहीं। अमरीकी कंपनी अब वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर देगी, जो कि इतना ज़्यादा होगा कि पाकिस्तान बरसों इस कर्ज को अदा नहीं कर पाएगा। साथ ही ये शर्त भी रखी जाएगी कि ये पुल बनाने के लिए पाकिस्तान को अमरीकी कंस्ट्रक्शन कंपनी से ही मुआहदा करना होगा। यानी जो कर्ज की रकम होगी वो आप वर्ल्ड बैंक से लेकर अमरीकी कंस्ट्रक्शन कंपनी को बतौर उजरत अदा कर देंगे और फिर अमेरिका आपसे आपके कुदरती ज़खायर जैसा कि गैस, तेल, कोयले और नमक के मुआहदे वगैरह कर लेगा। और आपने चूंकि उनसे कर्ज लिया हुआ है, सो आप इस जाल में फंसते चले जाएंगे। इससे पाकिस्तान के एक ख़ास तबके या अशराफिया को तो बहुत मुआशी फ़ायदा होगा, जबकि पाकिस्तान के आम आवाम का मयार ज़िंदगी ख़राब से ख़राब तर होता चला जाएगा। दोस्तों, ये सारी कहानी हमने अपनी तरफ से नहीं बनाई, बल्कि ये जॉन पर्किंस ने अपनी किताब में लिखा है कि अमेरिका गरीब ममालिक को सब्ज़ बाग दिखाकर उन पर अपनी बालादस्ती कायम रखना चाहता है। अब जिक्र करते हैं तारीख के कुछ वाक़यात का, जब अमेरिका ने इसी तरह की मनसूबाबंदी करके सऊदी अरब, ईरान, वेनेज़ुएला, इराक, अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। वो किन ममालिक में कामयाब हुआ, किन ममालिक में उसे हथियार उठाने पड़े और कौन से ममालिक अमरीकी चालों को वक्त पर समझ गए।
दोस्तों 1951 में ईरानियों ने एक ब्रिटिश ऑयल कंपनी पर धावा बोल दिया जो कि ईरान के कुदरती ज़खायर ख़ास तौर पर तेल पर अपना कब्जा जमा रही थी। सूरत हाल को देखते हुए उस वक्त के ईरानी वज़ीर आज़म डॉक्टर मुसद्दिक ने तमाम ईरानी पेट्रोलियम अशिया को कौमी मलकियत करार दे दिया। बरतानिया के इत्तेहादी अमेरिका ने अपने एक एजेंट को उस वक्त ईरान भेजा। उसने वहां जाकर अपनी बातों से ईरान के अवाम में ऐसी आग लगाई कि वो वज़ीर आज़म डॉक्टर मुसद्दिक के खिलाफ हो गए, यहाँ तक कि उन्हें अवामी दबाव पर ओहदे से हटा दिया गया और उनकी तमाम उम्र फिर अपने घर में कैद होकर गुजरी। ईरान एक ऐसा मुल्क था जिसे बैरूनी इमदाद की ज़रूरत नहीं थी और ईरान के पास तेल के वसी ज़खायर थे। अमेरिका ने 1960 की दिहाई में ईरान में कई एक प्रोजेक्ट्स शुरू करवाए जिनकी तकमील के लिए बहुत सी अमेरिकी कंपनीज़ के साथ मुआहदे किए गए। लेकिन ईरान के उस वक्त के बादशाह मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी को सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा और उन्हें 1979 में एक इनकलाब के बाद ईरान छोड़कर मिस्र जाना पड़ा। बाद अज़ां तिब्बी बुनियाद पर उन्होंने अमेरिका में पनाह ली। इस तरह अमेरिका ईरान में अपनी मनमानी नहीं कर पाया। (1971) में अमेरिका ने इंडोनेशिया में दिलचस्पी लेना शुरू की। अमेरिकी कंपनी मेन, जिसमें जॉन परकिंस मुलाजमत कर रहे थे, उन्होंने इंडोनेशिया को पावर प्रोडक्शन यानी बिजली की पैदावार का एक मंसूबा पेश किया। अमेरिका का ख्याल था कि इंडोनेशिया को अपने ज़ेर असर लाने से मशरिक़ वुस्ता के मुस्लिम ममालिक भी उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। इंडोनेशिया में वाफिर मिकदार में तेल मौजूद था और अमेरिका की नज़र उस तेल पर थी। परकिंस ने प्लान के मुताबिक इंडोनेशिया के जजीरे जावा में बिजली की पैदावार की पेशगोई यानी फोरकास्टिंग करना थी और उसकी टीम में शामिल बाकी अफराद ने पावर प्लांट्स और बिजली की तरसील वगैरह का प्लान पेश करना था। परकिंस कहते हैं कि मुझे बार बार ये बताया जाता कि मेरा काम सबसे अहम है और मुझे ऐसी पेशगोई करनी है जिससे से ज़्यादा पावर प्लांट्स बनाने की ज़रूरत नज़र आए। परकिंस ने ऐसा ही किया और ऐसा करते ही उन्हें प्रमोशन मिल गई। अमेरिका इंडोनेशिया को अपने कर्ज के जाल में फंसाने में कामयाब भी इसी तरह हुआ। अब दोस्तों, पनामा अपने महल्ले वकू के एतबार से बहुत अहम है। पनामा में बनाई गई पनामा कैनाल बहरुल काहिल यानी पैसिफिक ओशन और बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन को आपस में मिलाती है। 1903 में अमेरिकी सदर रोजवेल्ट ने पनामा में अपनी फौज दाखिल कर दी। उन दिनों पनामा कोलंबिया का हिस्सा हुआ करता था। अमेरिकी फौज ने इस लड़ाई में एक काम ये भी किया कि एक बाअसर मुकामी कमांडर को अगवा किया और उसे कत्ल करके पनामा को आज़ाद रियासत डिक्लेयर करवा दिया। इसके बाद अमेरिका ने अपनी मनपसंद गवर्नमेंट पनामा पर मुसल्लत कर दी और एक मुआहदा कर लिया जिसके मुताबिक वो सारा इलाका जहाँ से पनामा कैनाल गुजरना थी और उसके इर्द गिर्द का भी बहुत सा इलाका अमेरिका के कंट्रोल में चला गया। यहाँ पर जो कुछ था उसे अमेरिकी प्रॉपर्टी करार दे दिया गया। इनमें सुपरमार्केट्स, ब्यूटी सैलून, रेस्टोरेंट्स और हज्जाम की दुकानें शामिल थीं। इन सब पर पनामा के अपने रूल्स और रेगुलेशंस लागू नहीं थे। ये कहना गलत ना था कि ये पूरा इलाका एक अलग मुल्क की तरह था। अमेरिका सिर्फ पनामा कैनाल तक ही नहीं रुका बल्कि 1972 में जॉन परकिंस मेन के तवस्सुत से पनामा पहुंचे। उन्हें एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर के मंसूबे देकर भेजा गया था। अलबत्ता इन सब के दौरान पनामा के एक जनरल उमर तारिजुस ने अमेरिका को काफ़ी टफ टाइम दिया। अपने प्लान के मुताबिक परकिंस जनरल उमर से भी मिले। इस मुलाकात में परकिंस को अंदाज़ा हो गया कि इस जनरल को अमेरिका की प्लानिंग और इन तरक्याती मंसूबों की असल हकीकत मालूम है। वो जानते थे कि इन मंसूबों का असल मकसद पनामा को अमेरिका का मकरूज मुल्क बनाना है। वो पनामा कैनाल से अमेरिकी कब्जा वापस लेना चाहते थे, लेकिन पनामा को तरक्की करता हुआ भी देखना चाहते थे। परकिंस कहते हैं कि जब मैं जनरल के ऑफिस से वापस आ रहा था तो मैं जान चुका था कि हमें यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, यानी हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और फिर ऐसा हुआ भी, क्योंकि अमेरिका ने इस जनरल को दोस्तों कत्ल करवा दिया। अलबत्ता ये याद रहे कि मुआहदे के मुताबिक 1999 में अमेरिका ने पनामा कैनाल का कंट्रोल पनामा को वापस कर दिया था।
दोस्तों, अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे जा रहे हैं और अमेरिका अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक ही से ख़रीदता था और अमरीकी ऑयल कंपनीज सऊदी अरब की तेल निकालने में मदद भी कर रही थीं। लेकिन 1972 में अरब इसराइल जंग में अमेरिका ने इसराइल की हिमायत की और तमाम अरब ममालिक ने उसके साथ तेल की तिजारत पर पाबंदी लगा दी। ये पाबंदी तो कुछ महीनों बाद हटा ली गई, लेकिन इससे अमेरिका की मईशत को शदीद खतरात लाहिक हो गए। तेल की कीमत में कई गुना इजाफा हो गया। इससे अमेरिका को अंदाज़ा हुआ कि सऊदी अरब अमेरिका की मईशत में किस कदर अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि अमरीकी मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ऑयल पर ही था। अमेरिका ये भी नहीं जानता था कि उसकी मईशत को मुस्तकबिल में फिर ऐसा कोई ख़तरा कब लाहिक होगा या नहीं होगा। इस पाबंदी के नतीजे में सऊदी अरब के साथ अमेरिका ने वही खेल खेला जो हम अभी बयान कर चुके हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ 2 मुआहदे कर लिए, जिनमें सऊदी अरब को अमरीकी हुकूमत और फ़ौज की मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई गई। इसके बदले में ये शर्त रखी गई थी कि सऊदी अरब अमेरिका को तेल बेचेगा और इस तेल की फ़रोख्त से हासिल होने वाले डॉलर्स, जिनको पेट्रो डॉलर्स कहा जाता है, फिर अमेरिका इन डॉलर्स से सऊदी अरब में तरक्याती काम करवाएगा। अब जॉन पर्किंस की जिम्मेदारी थी कि वो ऐसी फोरकास्टिंग करे कि जिससे साबित हो जाए कि ये तरक्याती मंसूबे सऊदी अरब के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद होंगे। जॉन पर्किंस कहते हैं कि इस दौरान में मेरे जहन में बस एक ही बात थी कि मुझे ऐसी पेशगोई करनी है जिससे सऊदी अरब का अमेरिका पर इन्हिसार बढ़ जाए, और उन्होंने ऐसा ही किया। इस तरह अमेरिका ने सऊदी अरब को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया। जॉन पर्किंस इस अमरीकी चाल को सऊदी अरब में मनी लॉन्ड्रिंग का नाम देते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के मुआहदे के बाद सऊदी अरब को बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका की हिमायत हासिल हो गई। अमेरिका का ख्याल था कि इस प्लानिंग के तहत वो इराक को भी कंट्रोल कर लेंगे। 1980-90 की दहाई में अमेरिका ने इराक के हुक्मरान सद्दाम हुसैन को एक मुआहदे की दावत दी। मुआहदे की शराइत बिल्कुल सऊदी अरब वाली ही थी। अमेरिका के लिए इराक इसलिए अहम था कि यहाँ तेल के साथ पानी भी वाफिर दस्तयाब है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इराक के जोग्राफियाई लिहाज से भी अहमियत बहुत ज़्यादा थी। अमेरिका ये जानता था कि सऊदी अरब के बाद इराक को कंट्रोल करने का मतलब पूरी इस्लामी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लेना है। बहरहाल अमेरिका पर यह बात जल्द ही वाज़ेह हो गई कि सद्दाम हुसैन अमरीकी चालों में नहीं आ रहे। अगस्त 1990 में हालात उस वक्त ख़राब हुए जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया। अमरीकी सदर जॉर्ज बुश सीनियर ने पूरी दुनिया के सामने सद्दाम हुसैन को इस हमले का जिम्मेदार करार दिया और साथ ही अमरीकी फ़ौज को कुवैत रवाना कर दिया। इराकी फ़ौज को शिकस्त हुई और इस तरह अमेरिका इराक से मुआहदा ना कर सका। इस तरह अमेरिका को वेनेजुएला और वियतनाम में भी शिकस्त का सामना हुआ और वहाँ भी इसकी मकारी काम ना आ सकी। अलबत्ता जनूबी अमेरिका के मुल्क इक्वाडोर में अमेरिका कई साल तक अपने प्लान में कामयाब होता रहा। अपने मकसद को पाने के लिए अमेरिका ने इक्वाडोर के सदर जेमी रोल्डोज को कत्ल भी करवाया। लेकिन 2005 में इक्वाडोर के नए सदर ने अमेरिका के साथ किए गए तेल के तमाम मुआहदों में तरमीम कर दी, जिससे अमेरिका का कंट्रोल कम हो गया। 2015 तक इक्वाडोर ने अमेरिका के बजाय चाइना को तेल फरोख्त करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ वक्तों में अमेरिका ने होंडुरस, ग्वाटेमाला और चिली की हुकूमतों के तख्ते भी उलट दिए। दोस्तों, अमेरिका लिबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत से ज़्यादा खुश नहीं था। उसे सोवियत यूनियन की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। पर्किंस के मुताबिक सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद उसने अमेरिका से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश की। अलबत्ता अमेरिका ने न सिर्फ उसकी हुकूमत का खात्मा करवाया बल्कि उसे जान से भी मरवा दिया। दोस्तों, इस किताब में पाकिस्तान में अमेरिका की सरगर्मियों का सिर्फ इतना ही जिक्र मिलता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन और लिबिया वगैरह में ड्रोन हमले करवाए, जिनसे 2015 तक 6000 लोग मौत का शिकार हो गए। असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा बहरहाल हो सकती है। जॉन पर्किंस को काफ़ी अरसा से यह एहसास था कि वो माशी आदाद में रद्दोबदल करके बहुत से इंसानों को धोखा दे रहे हैं। लिहाजा उन्होंने 1980 में अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। पर्किंस कहते हैं कि इकोनॉमिक हिटमैन दौरे हाजिर में भी बड़ी कंपनीज और NGO में मौजूद हैं और उनकी सरगर्मियां अब भी पहले वाली ही हैं। हाँ, अलबत्ता अब तरीक़ाकार बदल चुका है। अमेरिका की इस हकीकत को अब सब जान चुके हैं।
दोस्तों, एक बात जहन में रखें कि इस वीडियो में बयान किए गए वाक़यात जॉन परकिंस का पॉइंट ऑफ व्यू हैं। इसे बिग सोचों की तहकीक ना समझा जाए, बल्कि ये किताब इकोनॉमिक हिटमैन में किए गए दावे हैं जिन्हें हमने आपके सामने रखा है, क्योंकि ये आज के दौर की एक बहुत मशहूर किताब है। दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर की गरीब ममालिक का इस्तेहसाल करने की ये दास्तान आपको कैसी लगी, और क्या अमेरिका आज भी इस पॉलिसी पर गामजन है? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।